नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम रिटेल सेल्स एसोसिएट के कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ से। बट बिफोर दैट, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन है, राजीव wants to buy a fridge but is unable to make the full payment at one time. The credit facility will help him to dash. राजीव जो है एक फ्रिज खरीदना चाह रहा है बट वो फुल पेमेंट नहीं कर सकता एक बार में, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या हेल्प करती है? ऑप्शंस हैं, मेक फुल पेमेंट इमीडिएटली, डेफर पेमेंट्स अगेंस्ट एडिशनल परचेजेस, मेक पेमेंट्स इन इजी इंस्टॉलमेंट्स एंड मेक पेमेंट एट देयर कन्वीनियंस। क्या वो फुल पेमेंट इमीडिएट कर सकता है? इसके अलावा वो पेमेंट अगेंस्ट एडिशनल परचेजेस डेफर कर सकता है कि उसमें थोड़ा-सा वो फ़र्क आ जाए उसकी पेमेंट में। देन मेक पेमेंट इन ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स में वो पेमेंट कर सकता है और अपनी सहूलियत के अनुसार वो पेमेंट कर सकता है। राइट ऑप्शन इज़ क्रेडिट फैसिलिटी। क्या होती है बेसिकली? क्रेडिट फैसिलिटी में हम एक तरह से हम बैंक जो है ऑन द स्पॉट जो पेमेंट है वो हो जाती है प्रोडक्ट के लिए। बट क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है कि बैंक्स को उसको इजी इंस्टॉलमेंट्स में क्या करना होता है, पे करना होता है उसके अगेंस्ट विद इंटरेस्ट। द राइट आंसर इज जो है मेक पेमेंट्स इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। Now, the second question is, a customer credit worthiness is decided on the basis of customer's financial capacity and the past dash history. Customer की जो credit worthiness है, मतलब जो कि ये जो है क्रेडिट जो आप लोन दे रखा है कस्टमर को, है ना, वो दिया जाए उसको या नहीं दिया जाए, ये किस पे? एक तो फाइनेंशियल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा पास्ट कौन सी हिस्ट्री पे। फाइनेंशियल हिस्ट्री नो, क्रेडिट हिस्ट्री, बैंक हिस्ट्री या परचेज हिस्ट्री। द राइट आंसर इज क्रेडिट हिस्ट्री. Now the next question is, manager has asked you to receive the stock of your section. How will you ensure inventory shrinkage does not happen? मैनेजर ने आपको बोला जो एक स्टॉक रिसीव हुआ था आपके सेक्शन का, तो इंश्योर करें कि इन्वेंट्री श्रिंकेज तो नहीं है ना इसमें। तो कैसे इंश्योर करोगे आप जानते हैं इन्वेंट्री श्रिंकेज क्या होती है, या कोई थेफ्ट हो जाना या फिर टूट फूट हो जाना, है ना, इसी तरह के चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं जनरली, we call it as shrinkage. Ask housekeeping to bring the stock. हाउसकीपिंग का कोई लेना देना नहीं होता स्टॉक से, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं होगा। डोंट वेस्ट योर टाइम चेकिंग डॉक्यूमेंट्स, जस्ट कीप ऑन एन आइज ऑन द स्टॉक। कि आपको वेस्ट नहीं करना अपना टाइम डॉक्यूमेंट्स में, बस जस्ट कीप ऑन आइज ऑन द स्टॉक पे रखनी है। तो ऐसा भी नहीं होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना होता है। मैच द डॉक्यूमेंट विद द स्टॉक रिसीव टू इंश्योर दैट द करेक्ट एंड एक्यूरेट स्टॉक इज रिसीव्ड। आपको मैच करना है डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है, जो इनवॉइसेस में लिखा हुआ है, जो डिटेल्स दी गई है स्टॉक की, उसको इंश्योर करना है, मैच करना है जो स्टॉक रिसीव हुआ है। एंड आस्क योर मैनेजर टू काउंट द स्टॉक बिफोर यू रिसीव इट। मैनेजर को पूछना है कि बोलना है कि काउंट करे स्टॉक को जब वो रिसीव करें। आपको क्या करना होता है, बेसिकली मैच करना होता है डॉक्यूमेंट में जो मैंशनड है उससे स्टॉक को मैच करना होता है। राइट ऑप्शन इज सी. Now the next is identify the equipment used for the security measures. आप जानते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा है। मेटल डिटेक्टर ये नहीं है, अलार्म सेंसर नहीं है, ये क्या है, बारकोड स्कैनर, ये ऐसा नहीं होता है, ये क्लोज सर्किट टेलीविजन है, सीसीटीवी। ठीक है। Now the next question is, what should you use while lifting and transporting heavy objects? Heavy objects को लिफ्ट करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे? ट्रॉली का, मेटल स्टेयर्स का, प्लास्टिक बैग्स का, बिग बैग्स का। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ट्रॉलीज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पर्पस फॉर विच दिस इक्विपमेंट इज यूज। जैसा आप फोटोग्राफ पे भी देख रहे हैं कि ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम अग्निशामक यंत्र बोलते हैं।
वो है। सो ये इसका सेल्स से कोई लेना नहीं है, कैश का कोई वो नहीं है ना? देन विजुअल से देखने के लिए थोड़ी ना ये। तो सिक्योरिटी इज़ द राइट आंसर, जो एलिमिनेट करने के बाद राइट आंसर है वो सिक्योरिटी पर्पज़ है। While product demonstration, what should be done to show and convince customer the utility of the product? प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आप जानते हैं कि क्या होती है, कि प्रमोशनल टेक्निक है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताया जाता है, उसके यूएसपी क्या है, उसकी बेनिफिट्स फीचर्स के बारे में बताया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि कस्टमर जो है उसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को देख के कन्विंस हो जाए, परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाए। सो मैच द फीचर्स एंड बेनिफिट द सेम रियल लाइफ यूटिलिटी एग्जांपल्स, प्रोवाइड प्रोडक्ट ब्रोशर्स विद पिक्चर्स ऑफ हाउ इट कैन बी यूज्ड, है ना? आपको ब्रोशर्स और पिक्चर दिखाने चाहिए। प्रेजेंट बेनिफिट्स विद डेमो एंड आस्क कस्टमर टू कंफर्म फ्रॉम द अदर स्टाफ, कि आप जो है बेनिफिट्स दिखाते हो डेमो में और कस्टमर को बोलते हो कि दूसरे स्टाफ मेंबर से जाके वो कंफर्म कर सकता है इसके बारे में। ना व्हाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग आस्क कस्टमर टू टेक फीडबैक फ्रॉम अदर कस्टमर, जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तब आप कस्टमर को बोलो कि दूसरे कस्टमर से फीडबैक ले ले। तो ऑब्वियस है ये फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड जो ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता। ब्रोशर और पिक्चर्स का कोई देखकर कोई भी कन्विंस नहीं होता। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आपके टेलीविजन्स पे आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आती हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो कोई कन्विंस नहीं हो जाता प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए। सो राइट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ मैच फीचर्स एंड बेनिफिट विद द रियल लाइफ यूटिलिटी एग्जांपल्स। व्हाट डज इट मीन द एम्पैथाइज विद द कस्टमर? बोलता है एम्पैथाइज विद द कस्टमर का क्या मतलब है, क्या समझे इससे? मतलब बेसिकली एम्पैथाइज एंड सिंपैथी आर द सिमिलर टर्म्स यूज्ड की जाती हैं, है ना? बट इन केस ऑफ दिस सेल्स एसोसिएट, एम्पैथाइज का वन ऑफ द सिमिलर मीनिंग है सिंपैथी से। सो इट मीन्स मेक कस्टमर अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अडेयर टू आवर पॉलिसी, कि बोलता है कि कस्टमर को अंडरस्टैंड करवाना कि हमें पॉलिसीज़ के साथ चलना पड़ेगा। इट मीन्स मेकिंग कस्टमर एग्री टू यू ईच एंड एवरी पॉइंट। इसका मतलब है कि कस्टमर को एग्री करना, जो भी आप उसके साथ उसके प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो भी क्वेरी करता है कस्टमर, उसके बारे में बताना कि आप कस्टमर जो है, जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से एग्री करवाना। देन इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर फीलिंग, सिचुएशंस एंड इमोशंस को समझना, कस्टमर की फीलिंग, सिचुएशन, इमोशन को समझना। इट मीन्स एग्रीइंग विद द कस्टमर ऑन हिज ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड इसका मतलब है कि कस्टमर के हर पॉइंट्स के ऊपर एग्री करना। सो मैंने बताया जैसे सहानुभूति से है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शंस, राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Next is, what is the importance of product knowledge in customer service and sale? Customer services and sales में प्रोडक्ट की नॉलेज की क्या महत्वता है? सो ये जो है टिपिकल क्वेश्चंस हैं। इसके लिए पहले आपको ऑप्शंस रीड आउट करने पड़ेंगे सारे, देन आंसर देना पड़ेगा। सो ऑप्शंस में इसमें दे रखा है कि बोलता है प्रोडक्ट नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है कस्टमर सेल्स एंड सर्विस, हेल्पिंग क्लोज सेल्स पॉजिटिवली, इससे अच्छे से सेल्स जो है वो क्लोज हो जाएगी। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिल्ड हो गए इससे। कस्टमर मेक्स कस्टमर चेंज देयर माइंड, कस्टमर का माइंड चेंज होगा। क्रिएट ए पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, इससे कस्टमर का पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनेगा। सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हेल्प करता है? तो एक तो ये हो गया कि इससे जो है सेल्स जो है पॉजिटिवली होगी, या ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनेगा। ठीक है, कस्टमर चेंज देयर माइंड हो सकता है करे, है ना? और पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस रहेगा, है ना? सो एक्सेप्ट द एक्सेप्ट द ए ऑप्शन, है ना? बाकी जहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा वो आंसर्स जो है सही होगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शंस।
टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट की भी बात करें, what which of the following skill should a sales associate specialized in to give a smartphone feature demonstration? बोलता कौन सी स्किल एक सेल्स एसोसिएट को आनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए जब वो एक स्मार्टफोन के फीचर की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है? प्रोडक्ट नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, बहुत प्रोडक्ट और टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और ओनली जनरल नॉलेज होनी चाहिए। सो वन शुड नो कि टेक्निकल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, तो टेक्निकल नॉलेज होना और प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो आंसर सी इज द राइट ऑप्शंस। Now, the next is which of the following information give a clear picture about the after sale service of the product? जब प्रोडक्ट बिक जाता है उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज जो रहती हैं वो उसमें से क्या चीज़ की क्लियर पिक्चर, इनमें से क्या चीज़ क्लियर पिक्चर देता है कि आफ्टर सेल सर्विस ही ये सर्विस दी जा सकती है। सो जैसे कि हमने अपनी वीडियोस में भी कवर किया था कि आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या जैसे एलईडी है तो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन है तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं घर जाके, है ना। सो वारंटी पीरियड है, मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल है, प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट हैं, प्रोडक्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो सेल बिक्री हो जाने के बाद, कोई प्रोडक्ट की बिक्री हो जाने के बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात होती है, बट ये ऑन द स्पॉट बात होती है, तो सर्विस नहीं है ये, है ना। प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम बताए गए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ऑप्शंस में वो आपको उसी वक्त बताया गया है। सो राइट ऑप्शंस, वारंटी पीरियड जो है वो वेरी फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर्स टू 10 ईयर्स और 50 ईयर्स, है ना, डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। तो ये आफ्टर सेल सर्विस है। वारंटी पीरियड में जब भी कोई प्रोडक्ट होता है तो आप रिप्लेसमेंट अगर चाहिए है, अगर ख़राब हो जाता है तो आप जा सकते हो उस वेंडर के पास, उस रिटेलर के पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, selling a Bluetooth device with a smartphone is an example of dash technique. सो बोलता है आप एक ब्लूटूथ डिवाइस जो है स्मार्टफोन के साथ बेचते हो, ये किस तरह की टेक्निक है? सजेस्टिव सेलिंग है, एड ऑन सेलिंग है, डाउन सेलिंग है, या अप सेलिंग है? अब यू नो ऑल दीज टर्म्स। सजेस्टिव सेलिंग जिसमें सजेशन दिया जाता है, आपको सेलिंग करते हुए सजेशन दिया कि आप ये प्रोडक्ट भी ले सकते हो। एड ऑन सेलिंग, आपने जो परचेज किया है उसमें कुछ और सामान ऐड ऑन करवा दिया। डाउन सेलिंग, कम सेलिंग करना, डाउन मतलब डाउन हो जाना। और अप सेलिंग मतलब है कि सेम प्रोडक्ट जो है, हायर रेंज का प्रोडक्ट जो है वो आपको बेचना है। तो आपने क्या किया इसमें, ऐड ऑन किया है या डाउन सेलिंग हो नहीं सकता क्योंकि ये एडिशनल प्रोडक्ट बेचा जा रहा है ना। अप सेलिंग ये है नहीं क्योंकि टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। देन ये क्या हो सकता है, एड ऑन सेलिंग हो सकता है या सजेस्टिव हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, बेसिकली ब्लूटूथ डिवाइस दिया जा रहा है। जनरली स्मार्टफोन्स पे ब्लूटूथ होते हैं बट ब्लूटूथ डिवाइस दिया जा रहा है, सो इसलिए ये सजेस्टिव सेलिंग का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू बी यूज एज ए शॉर्ट टर्म वे ऑफ बूस्टिंग सेल्स एंड कन्विंसिंग ए पोटेंशियल कस्टमर टू बाय ए प्रोडक्ट? बोलता इसमें से क्या चीज़ डिज़ाइन की गई है शॉर्ट टर्म वे, शॉर्ट टर्म एक थोड़े समय के लिए एक तरीका है ताकि आपकी सेल्स जो बूस्ट हो जाए, बढ़ जाए, एंड पोटेंशियल कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस हो जाए। सो डिस्प्ले प्रमोशन, स्टाफ प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशंस। सो डिस्प्ले प्रमोशन डिस्प्ले करके नहीं होता, स्टाफ प्रमोशन, स्टाफ की प्रमोशन करके कैसे सेल आप इंक्रीज कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन से फिर भी बढ़ाई जा सकती है। और सेल्स प्रमोशन जिसमें कूपन्स, वाउचर्स एटसेट्रा आप यूज़ करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म जो तरीके हैं वो सेल्स प्रमोशन में ही यूज़ किया जाता है। तो सेल्स प्रमोशन इज़ द राइट आंसर। नाउ टू गिव लॉयल कस्टमर ए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, पहले तो लॉयल कस्टमर जो बार बार प्रोडक्ट आपकी शॉप से ही खरीदेगा, है ना, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ए सेल्स एसोसिएट टू नो? एक सेल्स एसोसिएट को किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए? पास्ट पर्सनल हिस्ट्री और बैंक डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए, पास्ट बैंक हिस्ट्री, स्पाउस डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। पास्ट पर्सनल हिस्ट्री मतलब उसकी पास्ट में वो उसकी व्यक्तिगत जो इतिहास है उसके बारे में और उसकी बैंक की डिटेल का पता होना चाहिए।
सेकंड ये बोलता है कि बैंक की हिस्ट्री और उसके वाइफ या हस्बैंड का पता होना चाहिए। पास्ट परचेज हिस्ट्री और पर्सनल डिटेल्स का पता होना चाहिए। पास्ट स्पाउस हिस्ट्री परचेज डिटेल ये पता होना चाहिए। तो स्पाउस हिस्ट्री से परचेज का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये दो ऑप्शंस तो कट जाएंगे। अब रही बात पास्ट पर्सनल हिस्ट्री और बैंक डिटेल्स और पास्ट परचेज हिस्ट्री और पर्सनल डिटेल। सो राइट ऑप्शंस क्या लगता है आपको? देखिए, पर्सनल हिस्ट्री से मुझे कुछ नहीं लेना है, हिस्ट्री है लिखा हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज पास्ट परचेज हिस्ट्री पर्सनल डिटेल्स, ये रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस मतलब सर्विसेज सेल्स हो जाने के बाद जो सर्विस दी जाती है। विद whom द सेल्स एसोसिएट शुड शेयर द कस्टमर डिटेल्स। किसके साथ कस्टमर की डिटेल सेल्स एसोसिएट को शेयर करनी चाहिए? टेक्निकल और इंस्टॉलेशन टीम, टेक्निकल और इंस्टॉलेशन टीम की से करनी चाहिए, कस्टमर सर्विस टीम से करनी चाहिए, सेल्स एंड ऑपरेशन टीम से करनी चाहिए, मार्केटिंग एंड प्रमोशन टीम से करनी चाहिए। सो राइट ऑप्शन इज द टेक्निकल और इंस्टॉलेशन टीम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से क्या चीज़ जो है आपका जो है पोस्ट सेल सर्विसेज का पार्ट है, वारंटी है ना। तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी चीज़ की इंस्टॉल करना है, किसी चीज़ का डेमोस्ट्रेशन देना है, तो हमें पर्सन घर जाके जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज में ये भी काउंट होता है। सो टेक्निकल और इंस्टॉलेशन टीम जो है राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। Now, a positive brand image give confidence to the customer that the brand is dash and is clear in its dash। बोलता एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज जब बनती है तो एक कस्टमर को कॉन्फिडेंट फील होता है ना। दैट द ब्रांड इज, जो ब्रांड है वो डैश है एंड क्लियर है इसमें, किसमें? सो कस्टमर दैट द ब्रांड इज लॉयल, एंड लॉयल हो सकता ब्रांड ब्रांड लॉयल के यहाँ पे कस्टमर के कॉन्फिडेंस की, कस्टमर लॉयल्टी की बात नहीं की जा रही, ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में से ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। नाउ सिंसियर एंड विजन लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सो ब्रांड इज सिंसियर और विजन, सिंसियरिटी से ब्रांड का क्या लेना है? कोई भी नहीं। देन ब्रांड इज फोकस्ड है और क्लियर इन इट्स मार्केटिंग, इससे भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज प्रीमियम एंड विजन। वट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस? क्या बेनिफिट है पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस देने के? सो कस्टमर, ये इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस देने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो कस्टमर परचेज, कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर रिटेंशन। सो आप चेक कर सकते हैं पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस। पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस है तो कस्टमर परचेज करेगा, कस्टमर की रिटेंशन भी होगी। सो ए ऑप्शन के साथ आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिकली जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो मीट हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ आपके सारे ऑप्शंस हैं। सो ए और डी होना चाहिए, ए और डी है ना। देन ये क्वेश्चन जो है मिस प्रिंटिंग है, तो ए सी डी इज द राइट आंसर है इसका क्वेश्चन का। देन अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्टेप टेकन टू डिजॉल्व कस्टमर कंसर्न। कस्टमर की कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप लिए जाएंगे है ना, उसको आपने सीक्वेंस में लगाना है। ऑफर एंड एग्जीक्यूट ए सोल्यूशन। अब ऑब्वियस है सोल्यूशन बाद में दिया जाता है, पहले सुन तो लो कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये ऑप्शन जो है वो बाद का है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये होगा ही नहीं। फॉलो अप एंड थैंक कस्टमर, फॉलो अप एंड थैंक्स ये भी बात का है ना। फॉलो अप और थैंक्स जो है सबसे बाद में लिया जाता है, मतलब ए और बी जो है वो लास्ट के ऑप्शन हैं। लिसन टू योर कस्टमर कंप्लेंट, एम्पैथाइज एंड अपोलोजाइज। सो पहले कस्टमर को ध्यान से सुनो, फिर एम्पैथाइज और अपोलोजाइज करो, उसके बाद सोल्यूशन ऑफर एंड एग्जीक्यूट ए सोल्यूशन और फॉलो अप और कस्टमर। सो द राइट ऑप्शन इज सी डी ए बी। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। वाई इज कस्टमर फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट? कस्टमर का फीडबैक क्यों जरूरी है? अपॉर्चुनिटी टू टारगेट पोटेंशियल कस्टमर, इससे क्या है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि टारगेट पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचा जा सके। बेस्ट वे टू मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का सही तरीका। गिव इंसाइट टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस को
इम्प्रूव करने का तरीके पता चल जाता है। हेल्प टू इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन, है ना, कि कस्टमर की रिटेंशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए, आप सबसे पहले अपॉर्चुनिटी टू टारगेट कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, बेस्ट वे टू मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फीडबैक से हमें ये तो पता लगेगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारे पास या नहीं है। तो एक बी ऑप्शन जो है वो तो पक्का है, और डी ऑप्शन और बी ऑप्शन पक्का है। सो अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक्सेप्ट फर्स्ट को छोड़ के सभी में है, तो फर्स्ट जो है मीट हो गया। ठीक है। अब बारी आती है कि गिव इनसाइट टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके बारे में। तो सी ऑप्शन इज द जो है वो भी ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अब हमारे पास बी और सी है ना। एक मिनट, बी और सी, है ना, बी और सी है। नाउ ए ऑप्शंस जो मैंने बताया था कि अपॉर्चुनिटी टू टारगेट पोटेंशियल कस्टमर, और लास्ट में हेल्प टू इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन में हेल्प मिलती है, और एक क्या है, टारगेट। तो राइट ऑप्शन इज डी, जिसके साथ डी लगा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। सो होप आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर कि किस तरह से है। अगर आप एक बार थोड़ो जो जो भी वीडियोस हैं मेरी देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो जाएंगे। नाउ द 20th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द स्टेप टू बी टेकन टू अटेंड टू कस्टमर एट द सेम टाइम। दो कस्टमर को एक ही टाइम पे अटेंड करने के लिए। ग्रीट द अदर कस्टमर, आस्क द परमिशन फ्रॉम द फर्स्ट कस्टमर। ग्रीट करो, अभिनंदन करो कस्टमर का। दूसरा बोलता है कि फर्स्ट कस्टमर से परमिशन लो। गेट बैक टू द फर्स्ट कस्टमर क्विकली एंड थैंक देम फॉर बेटिंग। ठीक है, ये बोलो। और रीस्टेट वेयर दे वर इन द सेल, और उनको दोबारा से बताओ कि वो सेल्स में कहाँ थे। तो आपको क्या करना है, कस्टमर को सबसे पहले जब भी कस्टमर आता है तो ग्रीट करना होता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर कट आंसर है कि ग्रीट करना होता है, तो ए ऑप्शन, है ना। तो ए ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो हमारे पास ए बी सी डी जो है सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही राइट ऑप्शन है। नाउ next question, but is the correct base for sales associate to explain customer the reason why he is not able to resolve a customer issue due to store policies। है ना, बोलता क्या तरीका है, सही तरीका है एक सेल्स एसोसिएट के लिए कस्टमर को एक्सप्लेन करने का कि आप जो है कस्टमर स्टोर की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके कस्टमर के ये जो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो नेगेटिवली और रूडली करना चाहिए, नो। कभी भी नहीं पोलाइट और स्माइलिंग फेस से हमेशा बात करनी है। स्ट्रेट और अनक्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है और अनक्लियर रखना है स्टेटमेंट्स को, नहीं न्यूट्रल और इग्नोरेंट, है ना। पॉजिटिवली एंड सेंसिटिवली आपने सॉल्व करना है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट ऑप्शन है। नाउ हाउ मेनी ऑप्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू कस्टमर टू इंश्योर ही कैन चूज एंड बी सेटिस्फाइड विद द रिजोल्यूशन। सो बोलता है एक कस्टमर को कितने ऑप्शंस दिए जाने चाहिए टू इंश्योर दैट कि जो उसको सोल्यूशन दिया गया प्रॉब्लम का उससे सेटिस्फाइड है। बोलता है एक ही सोल्यूशन देना चाहिए, मल्टीपल देने चाहिए, जीरो देने, स्ट्रिक्टली टू एंड नॉट मोर देन दैट। सो सिंगल तो नहीं होता है, एटलीस्ट टू ऑप्शंस तो होने ही चाहिए। मल्टीपल आप दे नहीं सकते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को भी ध्यान में रख के ही हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। और कभी ऐसा होता नहीं कि जीरो सोल्यूशन दे, तो जीरो ऑप्शन कट गया, सेकंड ऑप्शन मल्टीपल कट गया, सिंगल कट गया, तो स्ट्रिक्टली टू तो दे सकते हो बट नॉट मोर देन टू। रेयर केस में वैसे तो ज़्यादा भी दिए जाते हैं, बट रेयर केस में हम दो से ऊपर देते हैं कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है। पिक द ओड वन आउट, आपको ओड वन आउट जो मेल नहीं खाता है उसको आउट करना है ना। सो ओड वन आउट में हम बात करेंगे। दिस इज द 30th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरी वीडियो का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो पिक द ओड वन आउट। ओड वन आउट में हैंडलिंग ओवर शॉपिंग बैग टू कस्टमर। ठीक है। बोलता है हैंडिंग ओवर शॉपिंग बैग जो है हैंड ओवर करना कस्टमर को कैश काउंटर तक,
एस्कॉर्ट करना, आर्ग्यूइंग विद द कस्टमर फॉर एक्सचेंज, एक्सचेंज के लिए कस्टमर से आर्ग्यू करने, ऑफरिंग चेयर टू एन एल्डरली कस्टमर टू सिट। तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि आर्ग्यूइंग विद द कस्टमर फॉर एक्सचेंज इज द ओड तरीका है, ये गलत तरीका है कस्टमर को ट्रीट करने का। सो राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। होप आपको मेरे ये रिटेल सेल्स एसोसिएट की सीरीज़ के एमसीक्यू पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।